संजू एक दिन फ़ोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी और उनसे अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। माँ, मेरी जेठानी है तो पढ़ी लिखी, लेकिन काम एकदम अनपढ़ वाले करती है। उसे रहने का तरीका तक नहीं आता। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई गांव की गवार हो। फिर भी मेरे ससुराल वाले पता नहीं क्यों उसे देवी की तरह पूछते रहते हैं। बेटा, अपनी जेठानी के बारे में ऐसे नहीं कहते, यह बहुत गलत बात है। अरे माँ, कुछ भी गलत नहीं है। अब वह गवारों की तरह रहती है तो उसको गवार ही कहेंगे ना। 4 साड़ियों में पूरा पूरा साल गुजार देती है। किसी भी चीज का बिल्कुल सेंस नहीं है। बेटा, पता नहीं वह तुम्हें क्यों अच्छी नहीं लगती। मुझे तो तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छी लगती है। कितने अच्छे से बातें करती है। मेरे और तुम्हारे पापा का कितना सम्मान करती है जब हम दोनों वहां पर आते हैं। माँ, बस एक तुम्हारी कमी रह गई थी, तुम भी उसी के गुणगान करो। मैं फ़ोन रखती हूँ, कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया और मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, क्या करूँ मैं ऐसा जिससे सारे घरवाले के ऊपर से मेरी जेठानी का भूत उतर जाए। एक दिन संजू की जेठानी किरण मार्केट से घर के जरूरी बर्तन लेकर आई थी, जिन्हें देखकर संजू ने कहा, भाभी आप बिल्कुल अनपढ़ हैं क्या? आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है? अरे बर्तनों को लेने से पहले उनकी ब्रांड तो देख लेती। कुछ भी उठाकर ले आई हो। अरे नहीं संजू, यह बहुत ही अच्छे बर्तन हैं। मम्मी जी वहीं से सारे बर्तन लाती है। उन्होंने ही मुझे यह दुकान बताई थी। अब संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि अब बात सासू माँ पर आ गई थी। ठीक है, मुझे क्या करना, आप जाने और माँ जी जाने। दरअसल संजू के पापा एक बिजनेसमैन थे, इसलिए संजू के अंदर पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वह अभी भी अपने मायके की अमीरी अपने ससुराल वालों पर दिखाती रहती थी। इसी तरह संजू छोटी छोटी बातों पर अपनी जेठानी को नीचा दिखाया करती थी और उसकी जेठानी चुपचाप सुन लिया करती थी। जब संजू अपनी जेठानी किरण को अनपढ़ गवार और जाहिल बोलती थी तो किरण को बुरा तो बहुत लगता था। फिर किरण मन ही मन में सोचती थी, कोई बात नहीं, अभी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, उसके बाद वह सब नहीं बोलेगी। एक दिन की बात है, किरण सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसका पैर मुड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। किरण की चीखने की आवाज़ उसकी सासू माँ के कानों में पड़ी तो वह अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आई और उन्होंने देखा तो किरण जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने अपने पति और संजू को आवाज़ दी। दोनों बाहर आए और फिर किरण को उठाकर उसके कमरे में लिटाया। खैर, भगवान की दया से ज़्यादा चोट नहीं आई थी, सिर्फ पैर मुड़ गया था। इसलिए कुछ दिन का किरण को आराम करना पड़ा। घर का सारा काम किरण अकेले किया करती थी। संजू उसका कभी हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन कभी कभी उसकी सासू माँ उसकी मदद कर दिया करती थी। किरण का पति मोहन, वह विदेश में रह रहा था। किरण अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती थी, लेकिन जब से उसकी देवरानी संजू आई थी उसने तो घर वालों का जीना हराम कर रखा था। आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। किरण की देखभाल उसकी सासू माँ ने ही की। पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ठीक होने के बाद किरण ने घर की जिम्मेदारी फिर से अपने कंधों पर ले ली। संजू चाहती थी कि घर वाले सब उसकी हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन घर वाले किरण की तरफदारी किया करते थे। यह उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन संजू ने मन ही मन में सोचा कि अगर वह सबको महंगे महंगे गिफ्ट और चीज़ खरीद कर देगी तो सब उसकी तरफ हो जाएंगे और उस अनपढ़ गवार से बात करना कम कर देंगे। तो आइए देखते हैं संजू की चाल कामयाब होती है या नहीं। धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन संजू ऑफिस से घर आई तो उसने कहा, माँ जी देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। संजू ने अपनी सास मनोरमा जी से कहा। संजू सास ससुर पति सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, लेकिन वह अपनी जेठानी किरण के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई थी। शाम को किचन में किरण को जाते देखकर संजू ने कहा, भाभी सुनिए ना, यह लीजिए बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई हूँ। किरण ने कहा, संजू यह बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसे की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद यह पैसे आते हैं और तुम खर्चे में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही संजू को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाई थी और ना ही आगे से कभी लेकर आऊँगी। दरअसल आप यह सब मेरी भलाई के लिए नहीं,
अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है आप यह सब क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप एक मिडिल क्लास और बहुत ही कंजूस औरत है। यह सब सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी देवरानी उससे इस तरह से बात करेगी। किरण तो अपनी देवरानी से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन संजू तो हमेशा बात बात पर अपनी जेठानी को उसकी औकात याद दिला दिया करती थी। किरण को बहुत ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी। वह जितना ज़रूरी होता था बस उतना ही बोलती थी, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत ही शांत थी। किरण चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसकी सास मनोरमा जी ने कहा, रुको किरण, तुमको इस तरह से यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। संजू तुम्हारी देवरानी है और तुम जेठानी होकर उसकी बातें सुनती रहती हो। किरण, हर समय शांत रहना अच्छा नहीं होता। कभी कभी अगर सामने वाला आपकी बेइज्जती करे तो उसके सामने बोलना भी ज़रूरी होता है। और हाँ संजू, तुम्हारे मम्मी पापा तो इतने अच्छे हैं। तुमने अपने मम्मी पापा को कभी किरण से बात करते हुए देखा है? वह कितने प्यार से किरण से बात करते हैं और उसे बेटा बेटा कहते रहते हैं। फिर तुम इतनी बदतमीजी से अपनी जेठानी से कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपनी जेठानी से कैसे बात करते हैं? कहते हैं बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन तुमने यह सब कहाँ से सीखा, इस तरह बदतमीजी से बात करना? और हाँ, किरण ने जो भी तुमसे कहा था वह तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें बचत करने के लिए कहा था, और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। छोटी बहू, आज एक बात मेरी तुम बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारे यह महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बड़ी बहू किरण की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपने इस बात के लिए तुमको एक दिन बहुत ही पछतावा जरूर होगा। संजू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था अपनी सासू माँ की बातें सुनकर, इसलिए वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। संजू ने अपने पति अमर को यह सारी बात बताई। उसने अमर से कहा, मम्मी जी को मुझे यह सब बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अरे मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, इसलिए सबके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आती हूँ, और यह लोग ऊपर से मुझे ही सुनाते हैं। हद होती है हर चीज़ की। एक तो उनके लिए सब कुछ करो और फिर इनकी चार बातें भी सुनो। पता नहीं भाभी ने घर वालों पर कौन सा जादू कर दिया है जो सब उनकी चापलूसी करते रहते हैं। मम्मी जी तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि मैं सबके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आती हूँ, लेकिन वह तो हमेशा भाभी की ही साइड लेती है। अमर, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू है। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती है। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। अमर, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अगर अब की बार ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। इस बार तो मैंने मम्मी जी की बातें चुपचाप सुन ली थी, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लव मैरिज की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सबकी बातें सुनती रहूँगी। मुझे भी बोलना आता है, और अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो फिर सबको बुरा लग जाएगा कि मैं छोटा होकर पलट कर जवाब देती हूँ, बड़ों का सम्मान नहीं करती, उनका अपमान करती रहती हूँ। यही सारी बातें फिर घर में होती रहेगी। थोड़ी देर बाद अमर ने कहा, संजू, आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो वह उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। भाभी ने हमेशा इस घर को जोड़कर रखा है। अगर तुम उन्हें समझने की कोशिश करोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि वह कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती है। उन्हें जो सही लगता है वह बस वही बोलती है। उनकी बातों को मानना या ना मानना वह तुम्हारे हाथों में है। और मेरे हिसाब से भी भाभी ने जो भी कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। इस तरह से पैसे बर्बाद करना बहुत अच्छी बात नहीं होती। कल को अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? एक बार तुम खुद इस बारे में सोचो। और हाँ, भाभी तुमसे तो कभी जलन कर रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। सबने हम दोनों की शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था। एक भाभी ही थी जो हम लोगों के साथ में खड़ी थी, और आज तुम उन्हीं को भला बुरा कह रही हो। तुम्हें पता है मम्मी पापा को मनाने के लिए भाभी ने मम्मी पापा से कितने मिन्नतें की थी, तब जाकर कहीं मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए मने थे। देखो अमर, तुम भी नहीं समझ रहे हो। अरे तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अमर, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे आज तक पैसों की कभी कोई कमी नहीं हुई, और तुम भी यह अच्छी तरह से जानते हो।
मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहे मेरे पापा मुझे तुरंत दिला सकते हैं। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? संजू ने कहा। मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ, ये भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ संजू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो मन करता है तुम वही करती हो, लेकिन तुम भाभी और माँ की भी बात समझने की कोशिश करो ना। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने खर्चों के लिए अगर पापा से पैसे लोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे पास जितने पैसे हैं हम उतने में ही अपना देखना चाहिए, और इमरजेंसी के लिए हमें कुछ बचा कर भी रखना चाहिए। अमर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। हर समय पैसे पैसे खर्च कर दिए, पैसे तो क्या हो गया, मेरे पैसे थे, मैं चाहे जैसे खर्च करूँ। मेरे पैसे खर्च करने से मम्मी और भाभी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं उनके पैसे तो खर्च नहीं कर रही। संजू, अब तुम बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही हो। मैंने तुमसे लव मैरिज की है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी फैमिली की बेइज्जती करती जाओगी और मैं चुपचाप खड़ा सुनता जाऊंगा। अमर को इस तरह गुस्से में देखकर अब संजू चुप हो जाती है। अगले दिन रविवार को संजू दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी अपनी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। किरण ने अपनी देवरानी को आवाज़ देनी चाही तो सासू माँ ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास। अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में तुमको उसकी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। किरण, तुम उससे किसी भी काम में दखलंदाजी मत किया करो। जो उसे करना है करने दिया करो, क्योंकि वह कुछ भी समझने वाली नहीं है। किरण ने कहते हुए फ़ोन रखा और अपनी सासू माँ से कहा, वैसे सासू माँ, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता। मैं तो जानती हूँ कि वह कैसी है, और फिर वह मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन जैसी है। तो फिर अगर छोटी बहन कुछ कह भी देती है तो उसमें बुरा क्या मानना। किरण, इतना भी सीधा बनने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी बिना गलती के तुम्हें चार बातें सुनाकर चला जाए और तुम सुनती रहो। थोड़ी देर बाद किरण ने देखा तो संजू के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। किरण ने फ़ोन उठाकर हेलो बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। बस इतना ही कहकर उसने फ़ोन रख दिया। किरण ने जल्दी से अपनी सासू माँ को बुलाया और उन्हें बताया कि संजू के पापा को उसका भाई अस्पताल लेकर जा रहा है। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। किरण के साथ उसका पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया है। संजू का भाई रवि मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा हुआ रो रहा था। तभी किरण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रवि क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? रवि आश्चर्य से किरण को देखने लगा और उसको सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसे की कभी कोई डिटेल नहीं बताई, इसलिए मुझे और मम्मी को कुछ भी नहीं पता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और क्या करूं। पापा के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में पैसे कहां से जमा करूं मैं? अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और संजू दीदी भी फ़ोन नहीं उठा रही। अब मैं क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा का ऑपरेशन कैसे होगा? अगर पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह बच नहीं पाएंगे। दीदी, मुझे लग रहा था संजू दीदी आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह कहाँ है मुझे पता ही नहीं। रवि, संजू आज फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, इसलिए जब तुमने फ़ोन किया था तो वह फ़ोन मैंने ही उठाया था। उसे तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि उसके पापा के साथ क्या हुआ है। रवि को समझाने के बाद किरण ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ। अभी उनको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उन्हीं के पास बैठो। तब तक मैं यहाँ का देखती हूँ कैसे क्या करना है। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर किरण काउंटर के पास गई और वहाँ पर रुपये जमा किए। संजू के पास जो दूसरा नंबर था वह उसके भाई को पता नहीं था, इसलिए संजू जब शाम को घर वापस आई तो उसने घर पर आकर अपने फ़ोन को चेक किया। संजू फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तभी उसको रवि का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा हुआ था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उसे मैसेज में पूरी बात लिखकर बताई। संजू भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका था। वहां पर सिर्फ अमर और संजू का भाई रवि मौजूद थे। उसकी जेठानी किरण और उसके सास ससुर घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अस्पताल में रुकना ठीक नहीं था। संजू बस रोए जा रही थी
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब अमर ने उससे कहा, संजू घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। संजू ने अमर से कहा, अमर मुझे रवि से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, बात करके आ जाओ, मैं कार में बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। संजू ने रवि से कहा, रवि तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमर से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बात बता दी क्या? संजू मन ही मन में सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और उनके पास होंगे तो भी वह या लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब रवि ने कहा, दीदी सिर्फ किरण दीदी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए हैं, वह भी बिना किसी को बताए। दीदी किरण दीदी तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज किरण दीदी नहीं होती तो ना जाने क्या होता। वह तो माँ को भी अपने साथ घर लेकर गई है। संजू यह सब सुन के सन हो गई थी कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि किरण उसकी माँ का सिर दबा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जेठानी इतनी अच्छी है। संजू माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब किरण ने संजू से इशारों में न रोने की अपील की। संजू अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। संजू ने अमर से कहा, अमर जरा भाभी को कमरे में भेजना, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अमर ने बाहर जाकर भाभी को बता दिया कि भाभी संजू कमरे में आपको बुला रही है, वह आपसे कुछ बात करना चाहती है। तभी किरण ने अमर से कहा, अमर उसको बोल दो मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मम्मी पापा को चाय बना कर दे दे। थोड़ी देर बाद किरण कमरे में आते ही बोली, संजू मैंने तुम्हें रोने के लिए इसलिए रोका था क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी, इसलिए उनका सिर दर्द होने लगा था। उनको मैंने बड़ी मुश्किल से चुप कराया था। अगर उनके सामने तुम रोती तो वह फिर से रोने लगती और उनके सर का दर्द दोबारा से बढ़ जाता, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। अगर तुम्हें उस बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, अगर वह घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए मैं उनको यहाँ लेती आई। हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो। संजू ने किरण का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ किरण के मुंह पर रखकर कहा, भाभी अब बस और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे तो आज आपसे नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको इतना परेशान किया था, अगर आप चाहती तो उसका बदला आप मेरे परिवार वालों से ले सकती थी, लेकिन आपने मेरे परिवार वालों का इतना साथ दिया। आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके पास नहीं थी, लेकिन आपने उनको मेरी कमी का एहसास नहीं होने दिया। सब कुछ आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया। शायद मैं भी इतनी अच्छी तरह से सब कुछ संभाल नहीं पाती। कैसी बातें करती हो संजू, तुम्हारा परिवार अब सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं है। इस घर से तुम्हारी शादी हुई है, तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारा परिवार भी अब हमारा परिवार है। भाभी मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। नहीं संजू, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो जो भी किया है वह अपने परिवार के लिए किया है, आखिर वह भी तो मेरा परिवार है। भाभी आप इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को मैंने हमेशा आपका ढोंग ही समझा। मैंने तो कभी आपको अपना माना ही नहीं और आपने मेरे परिवार को ही अपना लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं संजू, कोई एहसान नहीं किया मैंने। जैसे वह तुम्हारे माता पिता है वैसे ही मेरे भी तो माता पिता हैं। और फिर मैं तो हमेशा ही तुम्हें अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन माना है। तो फिर बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, आपने सही कहा। संजू ने किरण के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन भाभी अब आपकी यह छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी। मैं आपसे इस बात का वादा करती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।